Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is NASA Fermi detect first gamma ray eclipse from Spider Star system. तो जो नासा का फर्मी है इन्होंने डिटेक्ट किया है पहला गामा रे इक्लिप्स को स्पाइडर स्टार सिस्टम से। तो जानेंगे बारे में डिटेल्स में और फिर स्पाइडर सिस्टम होता है क्या इसको भी समझेंगे। Scientists have discovered the first gamma ray eclipse from a special type of binary star system using data from NASA Fermi Gamma Ray Space Telescope. जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया है पहला गामा रे इक्लिप्स को स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम का उपयोग करते हुए जो कि नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हुआ है। This so-called spider system is contain a pulsar, this super dense, rapidly rotating remains of a star that explode in a supernova that slowly erode its companion. ये जो सो कॉल्ड स्पाइडर सिस्टम है हर एक कंटेन करता है पल्सर को जो कि सुपर डेंस रैपिडली रोटेटिंग रिमेन्स है स्टार का जो कि एक्सप्लोड करता है सुपरनोवा के दौरान जो कि स्लोली इरोड होता है इसके कंपेनियन के साथ। अबाउट स्पाइडर सिस्टम के बारे में हम जान ले। Spider system developed because one star in a binary evolved more swiftly than its partner. When the more massive star goes supernova, it leaves behind a pulsar. This stellar remnant emit beam of multi-wavelength light, including gamma rays that sweep in and out of our views, creating pulses so regular that rival the precision of atomic clock. जो स्पाइडर सिस्टम होता है यह डेवलप होता है क्योंकि जो एक स्टार होता है बाइनरी का वो इवॉल्व करता है मोर स्विफ्टली इसके पार्टनर के कंपैरिजन पे, और जो मोर मैसिव स्टार होता है जो कि जाता है सुपरनोवा की ओर वो बिहाइंड पल्सर छोड़ता है। इस स्टाइलर रेमिनेंट जो एमिट करता है बीम मल्टी वेवलेंथ लाइट का वो इंक्लूड करता है गामा रेस को जो कि स्विप इन एंड आउट करता है हमारे व्यू से। ये क्रिएट करता है पल्सेस को सो रेगुलर जो कि राइवल जो प्रिसीजन होता है एटॉमिक क्लॉक का उसके जैसा। अर्ली ऑन स्पाइडर पल्सर फीड ऑफ इट कंपेनियन बाय सिफोनिंग अवे a stream of gas. As the system evolved, the feeding stopped as the pulsar began to spin more rapidly, generating particle outflow and rotation that superhit the companion facing side and erode it. पहले क्या था जो स्पाइडर पल्सर था वो फीड करता था अपने कंपेनियन के ऊपर ही सिफोनिंग करके स्ट्रीम ऑफ गैस को, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम इवॉल्व किया ये जो फीडिंग था वो रुक गया। अब पल्सर क्या करता है स्पिन करता है मोर रैपिडली जिस कारण जनरेट होता है पार्टिकल आउटफ्ले और रेडिएशन जो कि सुपर हिट कर देता है कंपेनियन को जो फेस करता है साइड उसका और इसको इरोड कर देता है। साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है स्पाइडर सिस्टम को दो टाइप में जिसका नाम है स्पाइडर स्पीसीज हुज फीमेल समटाइम्स ईट करते हैं स्मॉलर मेट को, ब्लैक विडो जो कि कंटेन करते हैं कंपेनियन को लेस देन 5% सन के मास का, और रेड ब्लैक सिस्टम जो है ये होस्ट करता है बिगर कंपेनियन को दोनों ही साइज और मास में जिसका वेट 10 से 15% तक हो सकता है सन के। One of the most important goal for studying spider is to try to measure the masses of the pulsar. और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है स्टडी करने का स्पाइडर के पीछे कि ये मदद करता है मेजर करने में जो मास है पल्सर का, इस कारण इसको स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलिगा इकारिनेटा मीट द न्यू वेस्प जीनस। जो आपका सोलिगा इकारिनेटा है ये आपका न्यू वेस्प जीनस है, इसके बारे में हम जानेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि रिसेंटली न्यूज में ये टर्म आया है सोलिगा इकारिनेटा, किस चीज से रिलेटेड है वो ये क्या है। The researchers have unearthed a strangely colorful new genus of wasp from the forests of Biligiri Rangana Hills in Karnataka and other location. जो रिसर्चर है उन्होंने अर्थ किया है एक स्ट्रिंगली कलरफुल न्यू जेनस को वास्प का जो फॉरेस्ट है आपका बिलिगिरी रंगना हिल्स के पास कर्नाटका और अदर लोकेशन का वहां से ये पाया गया है सोलिगा इकारिनाटा. The wasp has been named Soliga icarinata after the indigenous community that reside in बिलिगिरी रंगना हिल्स इन कर्नाटका एंड माले महादेश्वरा हिल्स इन चामराजनगर। ये जो वास्प है इसका नाम सोलिगा इकारिनेटा पड़ा है जो इंडाइजेनस कम्युनिटी है जो कि वहां रिसाइड करते हैं बिलिगिरी रंगना हिल्स के पास और माले महादेश्वरा हिल्स के पास चामराजनगर के। The wasp belong to the सब फैमिली मेट्रोपिनाई ऑफ द डार्विन वास्प फैमिली इकोनोमोडिनी। ये जो वेस्प है ये बिलोंग करता है जो सब फैमिली आपका मेट्रोपिनाई का डार्विन वास्प का फैमिली है ये आपका। Metropinae has 862 species across 27 genera, most of which are seen only in Palearctic, Neotropical and Nearctic region. और जो मेट्रोपिनाई है उनके 862 स्पीसीज है 27 जेनरा में जिसमें ज्यादातर देखे गए हैं जो आपके सिर्फ पैलिएक्ट्रिक, नियोट्रॉपिकल और नियार्क्टिक रीजन में ही। The species name Icarinata denote the absence of ridge in some of its body region. और ये जो इसका स्पीसीज नेम इकारिनाटा है ये दर्शाता है कि कमी है रीजेस का इसके कुछ बॉडी रीजन पे।
The entomologist described the insect as extremely colorful and distinct from all its relative. और जो entomologist है वो डिस्क्राइब करता है कि ये जो इंसेक्ट है ये extremely कलरफुल है और ये इसी को अलग बनाता है इसके सारे रिलेटिव से। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस स्पीसीज को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्रोसोमिया। तो हम जानेंगे मैक्रोसोमिया के बारे में। A mother in Brazil recently gave birth to a 2 foot tall baby weighing 16 lives 7.3 kg। एक मदर है ब्राजील की, उन्होंने भी हाल ही में जन्म दिया है एक 2 फीट टॉल बेबी को जिसका वजन 7.3 kg है। मैक्रोसोमिया होता क्या है? द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस जाइंट बेबी इज माइक्रोसोमिया, ग्रीक फॉर लार्ज बॉडी। एनी बेबी दैट वेट मोर देन 4 kg रिगार्डलेस ऑफ इट्स जेस्टेशनल एज इज सेड टू हैव मैक्रोसोमिया। ये जो मैक्रोसोमिया टर्म है इसका उपयोग किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए जाइंट बेबी को, उसी को मैक्रोसोमिया कहते हैं। ये ग्रीक टर्म है जिसका मतलब लार्ज बॉडी होता है। कोई भी बेबी जिसका वजन अगर 4 किलो से अधिक है रिगार्डलेस कि उसका जेस्टेशनल एज कितना है तो उसको कहा जाएगा कि वो मैक्रोसोमिया से पीड़ित है। फैक्टर दैट काउज मैक्रोसोमिया, क्या रीजन है जिसके कारण मैक्रोसोमिया होता है? बॉडी वेट ऑफ द मदर, ओबेस मदर टेंड टू हैव काइंड विथ मैक्रोसोमिया। जो बॉडी वेट होता है मदर का, जो ओबेस मदर होती है उनको हो सकता है मैक्रोसोमिया। इन मदर विथ गेस्टेशनल डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर दैट अराइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस इंक्रीज टू बिटवीन 15% to 45% ऑफ बर्थ। और मदर में गेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है आपका, हाई ब्लड शुगर जो कि होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ये इंक्रीज हो जाता है 15% से 45% तक बर्थ के दौरान। बीइंग ओल्डर व्हेन प्रेग्नेंट ऑल्सो इंक्रीज द ऑड ऑफ हैविंग अ बेबी विथ मैक्रोसोमिया। और जैसे जैसे ओल्डर होता है जो प्रेग्नेंट है उसमें चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं कि जो बेबी है वो मैक्रोसोमिया हो सकता है। प्रीवियस प्रेगनेंसी इंक्रीज द रिस्क ऑफ मैक्रोसोमिया बिकॉज विथ ईच सक्सेसिव प्रेगनेंसी बर्थ वेट इंक्रीज। और जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है वो इंक्रीज करता है जो रिस्क है मैक्रोसोमिया का, क्योंकि हर एक सक्सेसिव प्रेगनेंसी के बाद जो बर्थ वेट होता है वो इंक्रीज करता है। Overdue pregnancy, those that run past the typical 40 weeks, also increase the risk of a baby being macrosomia, particularly at 42 weeks or more. और जो overdue pregnancy होता है जो कि टिपिकल 40 वीक्स से अगर अधिक होता है तो ये इंक्रीज कर देता है कि जो चांसेस है बेबी का वो मैक्रोसोमिक हो सकता है, पार्टिकुलरली 42 वीक या अगर उससे अधिक होता है तो। Having a boy increase the likelihood of macrosomia. Boys are 3 times more likely than girls to be born macrosomic. जो बॉय है उसमें चांसेस ज्यादा है मैक्रोसोमिया होने का। जो बॉयज है 3 गुना अधिक चांस है गर्ल्स के कंपैरिजन में कि उनका जन्म मैक्रोसोमिक हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है इससे? बेबी विथ मैक्रोसोमिया आर मोर लाइकली टू इनकाउंटर डिफिकल्टी मूविंग थ्रू द बर्थ कैनल बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। जो बेबीज है जो कि सफर करते हैं मैक्रोसोमिया से उनको इनकाउंटर करना पड़ता है डिफिकल्टी जब वो बर्थ कैनाल से लार्ज साइज के कारण जब होता है। Shoulder dystonica, which may cause permanent harm to shoulder while the baby is stuck. It cannot breathe and the umbilical cord may be squeezed. और जो शोल्डर डिस्टोइका है जिसके कारण वो परमानेंट हार्म हो सकता है उनके शोल्डर को, जो बेबी है वो स्टक हो जाते हैं, वो ब्रेथ नहीं कर पाते और जो अम्बिलिकल कोड होता है वो स्क्वीज हो जाता है। मदर आर ऑल्सो एट रिस्क ऑफ वेजाइनल टीयर्स ड्यूरिंग डिलीवरी विच देन इंक्रीज द रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम हेमोरेज ब्लीडिंग। मदर जो है उनके लिए भी खतरा है, चांसेस है बहुत ज्यादा कि वेजाइनल टीयर्स हो सकता है डिलीवरी के दौरान, जिससे बढ़ जाता है जो खतरा है पोस्टपार्टम हेमोरेज ब्लीडिंग का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये रिस्क फैक्टर बता रहा है क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर में मैटरनल फैक्टर आपका क्या है? तो प्री जेस्टेशनल और जेस्टेशनल डायबिटीज, पेरी जेस्टेशनल ओबेसिटी, एक्सेसिव वेट गेन। जेस्टेशनल फैक्टर क्या है? तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हो सकता है मैक्रोसोमिया का या ओवरड्यू प्रेगनेंसी हो सकता है। फीटल फैक्टर बात करें तो सेक्स मेल, सर्टेन मेडिकल कंडीशन या जेनरिक फैक्टर भी हो सकता है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या है मदर के लिए? प्रोलैंग लेबर, पोस्टमार्टम हेमोरेज, हाई इन्फेक्शन रिस्क, थर्मोमेटाबॉलिज्म। न्यू बॉर्न की अगर हम बात करें तो शोल्डर डिस्टोइका हो सकता है, ब्रेशियल फ्लेक्सस इंजरी, स्केलेटल इंजरी, हायर मोर्टेलिटी, एबनॉर्मल ग्लूकोज लेवल, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। नोबल डायग्नोस्टिक मेथड और करंट डायग्नोस्टिक मेथड क्या है? तो करंट मेथड क्या है? एबनॉर्मल फीटर बायोमेट्री, अल्ट्रासाउंड, लार्ज फंडल हाइट, इंक्रीज एम्यूफ्लिक एसिड। और नोबल क्या है? तो IVST मेजरमेंट ऑब्टेन बाय M मोड इकोनोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बाल मित्र। तो हम जानेंगे बाल मित्र के बारे में। दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट लॉन्च बाल मित्र, अ व्हाट्सएप चैटबॉट टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सपोर्ट टू चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इन दिल्ली। तो किसने लॉन्च किया, ये क्या करेगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो दिल्ली कमीशन है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के लिए, उन्होंने लॉन्च किया बाल मित्र को। ये आपका एक व्हाट्सएप चैटबॉट है जो कि प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन सपोर्ट चिल्ड्रन को और पेरेंट्स को दिल्ली के। इट विल इंक्लूड कंप्लेन रजिस्ट्रेशन, ये जो है इंक्लूड करता है कुछ फीचर्स को, क्या क्या?
यानी इसमें कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रैक किया जा सकता है, कंप्लेंट के स्टेटस को, इन्फॉर्मेशन लिया जा सकता है एडमिशन को लेके, प्रोवाइड किया जा सकता है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को वेरियस मैटर को लेके जो कि रिलेटेड और चिल्ड्रेन से वो उनके अधिकार को लेके। इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो दिस इनिशिएटिव कैन बी यूज एज एन एग्जांपल फॉर शोइंग हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन सिक्योरिंग चाइल्ड राइट एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस। ये जो इनिशिएटिव है इसका उपयोग किया जा सकता है एक एग्जाम्पल के तौर पर दर्शाने के लिए कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो मदद कर रहा है सिक्योर करने में चाइल्ड के राइट को और क्रिएट कर रहा है अवेयरनेस को। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, और इसका उपयोग किया जा सकता है एक एग्जाम्पल के तौर पर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हु इज प्रूसाइन जज एंड व्हाट डज द टर्म मीन। ये जो आपका प्रूसाइन जज है ये कौन है और इस टर्म का क्या मतलब होता है तो हम समझेंगे। द टर्म प्रूसाइन जज इज यूज्ड इन कॉमन लॉ कंट्रीज टू रिफर टू जज हु आर रैंक्ड लोअर इन सीनियरिटी, दैट इज एनी जज अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट। जो टर्म आपका प्रूसाइन जज है इसका ज्यादातर कॉमन लॉ कंट्रीज जो है उसमें उपयोग किया जाता है। ये रिफर किया जाता है वैसे जज के लिए जिनका रैंक जो है वो लोअर होता है सीनियरिटी पे, यानी कोई भी जज जो कि अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट उनको कह सकते हैं। Common law is the body of law that is created by judges through their written opinion rather than through statute और constitution। जो कॉमन लॉ होता है ये बॉडी ऑफ लॉ है जिसको क्रिएट किया गया है जजेस के द्वारा उनके रिटन ओपिनियन के माध्यम से, ना कि स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी लॉ के माध्यम से। Common law which is used interchangeably with case law is based on judicial precedent. The United Kingdom, UK and the Commonwealth country including India are common law country। और जो कॉमन लॉ है वो उपयोग करता है इंटरचेंजेबली केस लॉ को जो कि बेस्ड है जुडिशियल प्रेसिडेंट के ऊपर। जो यूनाइटेड किंगडम और कॉमनवेल्थ कंट्री है वो इंक्लूड करते हैं इंडिया और कॉमन लॉ कंट्रीज को। प्रूसाइन जज जो है भारत में अगर हम इसकी बात करें तो इंडिया में जो सारे जजेस है उनका सेम जुडिशियल पावर है। जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके पास एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है। इन इंडिया देयर इज रेफरेंस ऑफ प्रूसाइन जज ओनली व्हाइल कंसीडरिंग द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी फॉर अपॉइंटमेंट एलिवेशन टू हाई कोर्ट एक्सेट्रा, बट इट डज नॉट हैव अ बियरिंग ऑन द एक्सरसाइज ऑफ जज जुडिशियल पावर। भारत में क्या है रेफरेंस है प्रूसाइन जज का सिर्फ कब, जब कंसीडर किया जाता है जो ऑर्डर है सीनियरिटी का अपॉइंटमेंट के लिए एलिवेशन टू हाई कोर्ट को लेकर वह बाकी और मैटर पे, लेकिन वो नहीं यूज करते हैं, उनके पास कोई अधिक एक्सरसाइज जुडिशियल पावर नहीं होता है जजेस के पास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी हैज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड इंडिया एज ए पायनियर इन्वेस्टर। जो इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी है ISA इन्होंने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है भारत को पायनियर इन्वेस्टर के तौर पे। जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल्स में, PIB के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी हाल ही में जब विजिट किया गया था सेक्रेटरी जनरल के द्वारा इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी के भारत को, तो गवर्नमेंट ने बताया कि जो वर्ल्ड है वो आज रिकॉग्नाइज कर रहा है भारत को ब्लू इकोनॉमिक रिसोर्स के तौर पे, और इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है भारत को पायनियर इन्वेस्टर के तौर पे। ये पायनियर इन्वेस्टर होता क्या है? An early investment made in any new sector of technology, example polymetallic module at the ocean bed। तो जो पायनियर इन्वेस्टर होता है ये अर्ली इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी न्यू सेक्टर या टेक्नोलॉजी को ऊपर। पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल्स हो गया आपका ओशियन बेड का, जैसे कि इंडिया से स्टेप फॉर PMN एंड ब्लू इकोनॉमी। इंडिया ने जो स्टेप लिया है पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल्स के लिए और ब्लू इकोनॉमी के लिए, हम इसको समझते हैं। तभी हाल ही में इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक्सचेंज किया है पॉलीमेटेलिक मॉड्यूल एक्सप्लोरेशन एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट को। इंडिया ने फ्रेम किया है ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी फ्रेमवर्क को, जिसका मकसद है कवर करना कोस्टल इकोनॉमी को, टूरिज्म को, मैराइन फिशरी को, डीप सी माइनिंग को, सबको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा और कवर किया जाएगा। ये पार्ट है डीप ओशियन मिशन का कि इंडिया ने कंक्लूड किया है वर्ल्ड का पहला लोकोमोटिव ट्रायल डीप सी माइनिंग सिस्टम का सेंट्रल इंडियन ओशियन में लास्ट ईयर 2022 पे। डीप ओशियन मिशन की अगर हम बात करें तो ये डेवलप करेगा एक मेन सबमर्सिबल को जो कि कैरी करेगा 3 पीपल को डेप्थ ऑफ 6000 मीटर तक का ओशियन में, ताकि एक्सप्लोर किया जा सके और एक्सट्रैक्ट किया जा सके मिनरल्स को डीप सी बेड से। इसका मकसद है कि एक्सप्लोर किया जाए मैराइन बायोडाइवर्सिटी को भी सस्टेनेबल यूज के लिए रिसोर्सेज का। अभी हाल ही में एलोकेट किया गया है ₹600 करोड़ बजट में। ओ स्मार्ट इनिशिएटिव है, सागरमाला प्रोजेक्ट हो गया आपका। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हैज बीन कंडक्टिंग PMN पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम थ्रू इट नोडल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी एंड अदर एसोसिएशन नेशनल इंस्टीट्यूट। और जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है वो कंडक्ट कर रहा है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को अपने नोडल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी एंड अदर एसोसिएशन नेशनल इंस्टीट्यूट की मदद से। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में भी हम जान ले तो ISA जो इसका हेडक्वार्टर आपका जमाइका में, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1994 पे। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इसमें 167 मेंबर स्टेट है, यूरोपियन यूनियन है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1982 में UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के माध्यम से, और इसका जो 1994 एग्रीमेंट ऑन इम्प्लीमेंटेशन है उसके मदद से ये जो है आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी अनक्लोज के अंतर्गत, ताकि ये मॉनिटर कर सके सारे एक्टिविटी को जो कि रिलेटेड हो मिनरल रिसोर्सेज से डीप सी पे। इंटरनेशनल सीबेड
जो है ये एक एरिया है जो कि लाइक करता है बियॉन्ड लिमिट के नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के, और ये रिप्रेजेंट करता है 50% टोटल एरिया को वर्ल्ड ओशियन का। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.